सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, ये तो आप जानते हैं कि जहां सियासी पारा हाई है वहां पर पाकिस्तान में भी शदीद तरीन गर्मी पड़ रही है और कराची पर ये पूरा हफ्ता हीट वेव चला है और आगे भी आई डोंट नो यही प्रेडिक्शन है कि मौसम गर्म रहेगा। अच्छा, जब भी गर्मियाँ आती हैं तो ये अब तवातर से असूल बन चुका है कि बिला जवाज बग़ैर बताए बग़ैर किसी स्केड्यूल के लोड शेडिंग करते हैं और इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग करते हैं। ये बिल्कुल मेरी समझ से बाहर है और मेरी समझ से कासिर है कि 15 साल से हम इस लोड शेडिंग के ऊपर शोज़ कर करके हलकान हो गए हैं, लेकिन भाई सुनवाई कौन करे। अब सूबाई वज़ीर जो तवानाई के हैं नासिर हुसैन शाह साहब, उन्होंने कहा कि जी के इलेक्ट्रिक यानी कि जब से बिजली प्राइवेटाइज हुई कराची की तो हमें बड़ा आसरा हो गया, हम बड़े खुश हो गए कि जी लाइंस भी ठीक की जाएंगी और मीटर्स भी ठीक किए जाएंगे। और अब ऑब्वियसली प्राइवेटाइज एक इदारा है, अगर आप लाखों रुपए हज़ारों रुपए बिल दे रहे हैं तो आप तवक्को ये करते हैं कि अप टू द मार्क आपको उसकी फैसिलिटेशन भी मिलेगी। लेकिन बहरहाल कुछ नहीं हुआ जी। कॉपर वायर्स लगाई जाएंगी, ग्रिड्स बनाए जाएंगे, बिजली पैदा भी की जाएगी, बिजली दी भी जाएगी, ये कोई सुनवाई नहीं हुई। मीडिया चीखता रहा, कुछ पता ना चला। अब ये मंजर आम पे आ गई है बात कि जी अरबों रुपए की ओवर बिलिंग का इंकिशाफ हो गया। यानी कि ये कह रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक जैसा इदारा, प्राइवेट इदारा जिसके जो के मातहत है गवर्नमेंट को इन द सेंस ये बताने के लिए कि वो आवाम को क्या रिलीफ दे रहा है, वो उल्टा हुकूमत को अरबों रुपए की बिलिंग कर रहा है। यानी कि 20 अरब रुपए तो ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में ओवर बिलिंग हो चुकी है। अब कोई अल्लाह का बंदा इनसे ये पूछे कि भाई 20 साल से 15 साल से तो आप हुकूमत में हो, आपको अब पता चला है कि के इलेक्ट्रिक वाले ओवर बिलिंग कर रहे हैं। चीख चीख के आवाम थक गई है, लोगों के घरों में लाइट नहीं आ रही, लोग हलकान हैं और उसके बाद लाइट नहीं आ रही फिर भी लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं। बहरहाल इस मामले को किस तरह हल किया जाएगा, ये आप कहते हैं जी ऑडिट, सालाना ऑडिट में भी पता चला 2 अरब रुपए ज्यादा। सालाना ऑडिट में अगर आपको ये पता चला तो उसी वक्त आपने रेप्रिमांड क्यों नहीं किया, आप बुला लेते। आप कहते हैं जी वो वाइस रॉय बने हुए, इस बात का क्या मतलब है? मेरी समझ से ये बात बाहर है। आपको जो पता था कि ओवर बिलिंग की, दैट मीन्स इट्स अ क्राइम। एक क्राइम किया तो क्राइम की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और मुजरिम को उसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा तो उल्टा आवाम को मिल रही है। मुनीम जफर साहब अमीर हैं जमात इस्लामी कराची के और इस पर बात भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि खाली बात से कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीम साहब। अब ये मामला ऐसा है कि इस मामले पे हम तो थक गए हैं बोल बोल कर, लेकिन बहरहाल क्या करें। अब ये बात कितनी अफसोसनाक है कि ये कह रहे हैं कि हुकूमती इदारों को ओवर बिलिंग की, तो भाई आवाम का कौन पूछेगा? जो मेरे आपके घर बिल आ रहा है वो हम किसके पास लेके जाएं? अच्छा जी, जैस्मीन साहिबा, मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि कल जो है वो हमने देखा अखबारात के अंदर नासिर हुसैन शाह साहब ने ये बात की कि पिछले 10 साल से 20 अरब रुपए ओवर बिलिंग और गुज़श्ता साल जो है वो 2 अरब जो है वो ओवर बिलिंग की गई है। 2 अरब ने की 2 अरब ओवर बिलिंग की है, सरकारी इदारों को ओवर बिलिंग की है के इलेक्ट्रिक ने। अब बात यह है कि नासिर हुसैन शाह साहब ये बात बताएं कि के इलेक्ट्रिक को निजी तहवील में जो दिया गया, इसको जो प्राइवेटाइज किया गया, तो उस मौके पर तो आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे। जब ये अबराज ग्रुप को 2009 में दिया गया तो जरदारी साहब सदर थे और साथ में MK उनके साथ हुकूमत में शरीक थी जी। और के इलेक्ट्रिक को खंभों के एवज बेच दिया गया, सही कह रहे हैं, इसके कॉपर वायर बेच दिए गए और आज पूरा शहर कराची इस अजियत से गुजर रहा है। इस शदीद गर्मी के आलम में इस अजियत से गुजर रहा है कि ना दिन का सुकून है ना रात का चैन है। बच्चे परेशान हैं, वालिदैन परेशान हैं। बच्चों के मैट्रिक के पेपर अभी ख़त्म हुए हैं, आज से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के पेपर शुरू हो चुके हैं और लोग बेहाल हैं कि इलेक्ट्रिक की जालमाना रविश से, जो कि इलेक्ट्रिक की तवील अरसे से ये रविश जारी है। और आपने ये बात सुनी होगी कि आज से 4 दिन पहले एक पार्लिमानी पार्टियों का इजलास किया गया जिसके अंदर CEO, मुनीर साहब,
شریک تھے جی. اور اس موقع پر کے الیکٹرک نے یہ بات کی کہ جماعت اسلامی کے الیکٹرک کی دشمن ہے. یہ سی ای او یونس صاحب نے یہ بات کی. ہم اس کی شدید مذمت بھی کرتے ہیں. اور آپ نے جماعت اسلامی کو, ہاں جماعت اسلامی اگر کے الیکٹرک کی دشمن ہے تو اس لیے دشمن ہے کہ کے الیکٹرک کراچی کے شہریوں کی دشمن ہے. کے الیکٹرک نے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کے بعد پھر کیا صورتحال ہوگی, کس طرح شہری جئیں گے, کس طرح لوگ جو ہے رات کا سکون ہوگا, دن کا چین ہوگا, لوگوں کو میسر آئے گا. اچھا مولوی صاحب ایک بات بتائیے گا کہ کے الیکٹرک جو پرائیویٹائز ہوئی, پہلے اس کو دی گئی پھر اس کو دی گئی, یہ معاملات مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ حکومت کیا سوئی ہوئی تھی, ان کو یہ اب پتہ چلا ہے کہ اتنے اربوں سے ان کو بلنگ ہو گئی ہے, اوور بلنگ, تو اس کا کیا سالانہ آڈٹ نہیں ہوتا, کیا اس آڈٹ کو کوئی نہیں پڑھتا, کیا ان کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب ہے کہ میں ایک کمپلین سن رہی تھی اور آئی تھنک آئی ڈونٹ نو وہ ہیں تو وہ منسٹر ہیں شاید ایم کیو ایم کے یا ایم پی ہیں, وہ یہ بتا رہے تھے کہ جی ایک بندہ ہے اس کا 30 لاکھ بل آ گیا جبکہ اس کا پتہ نہیں 800 گز پہ سوری بہت ایک چھوٹا مکان ہے اس کا ان اے کنجسٹڈ ایریا. کے الیکٹرک کہتا ہے جی یہ لوگ کہ بجلی چوری کرتے ہیں کنڈے لگا کے, تو اس لیے ہم ان علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں. دیکھیے ایم کے ایم تو اس پہ بات نہ کرے تو بہتر ہے. ایم کے ایم تو شریک اقتدار تھی جب کہ الیکٹرک کو بیچا گیا. وہ پہلی مرتبہ بھی شریک اقتدار تھی جب مشرف کا دور تھا اور 2005 میں اس کو پرائیویٹائز کیا گیا, اور جب 2009 میں ایک مرتبہ پھر اس کو ابراج گروپ کو دیا گیا تو اس وقت بھی ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ شریک اقتدار تھی, زرداری صاحب صدر مملکت تھے. اب بات یہ ہے کہ جو آپ نے تذکرہ کیا 30 لاکھ بل کا, یہ ہمارے پاس جماعت اسلامی کا کے الیکٹرک کا سیل موجود ہے ہمارے دفتر میں جی. یہاں لوگ سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ لوگ آتے ہیں اور ہم لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہوتے ہیں. بجلی کے حوالے سے بھی ہمارے پاس آج سے چند دن پہلے ایک صاحب تشریف لائے ناظم آباد سے جی, ان کا 60 گز کا گھر اور ان کو 30 لاکھ روپے کا بل جو ہے وہ کے الیکٹرک نے بھیج دیا. اب وہ ہمارے پاس آئے, ہم نے کے الیکٹرک سے رابطہ کیا اور وہ 30 لاکھ کا بل 313 روپے کا بل ہم نے کروایا ہے. اب اندازہ لگائیے کتنا ظلم ہے. نہیں تو یہ مجھے بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے؟ مطلب یہ تو آپ نے پنڈوراز باکس تو آپ نے کھول دیا کہ جی وہ اوور بلنگ کریں, یوں کریں, وہ کریں, تو اس کا حل کیا ہے؟ مطلب آپ نے, اس کا حل یہ ہے کہ کے الیکٹرک کا فرانزک آڈٹ کرایا جائے. اس کا حل یہ ہے کہ ڈسٹریبیوشن کے اندر آپ انوائٹ کریں دیگر کمپنیز کو بھی. یہ مونوپولی ہے کے الیکٹرک کی, یہ کے الیکٹرک کی بدماشی ہے. یہ کے الیکٹرک جو مافیائی طرز عمل اختیار کیا ہے اس کا حل یہی ہے. اب آپ دیکھیں 20 سال کے لیے اس کا لائسنس بڑھا دیا گیا, اس کو رینیو کر دیا گیا, ایکسٹینشن دے دی گئی 20 سال کے لیے. نہیں کس طرح دے سکتے ہیں آپ ریویو کیے بغیر؟ یو ہیو ٹو ریویو دس ہول پروسیس, یو کانٹ گیو این ایکسٹینشن. ایک تو اس ملک میں ایکسٹینشن دینے کی بڑی بیماری لگ گئی ہے سب کو. آپ دیکھیے 20 سال کے لیے بڑھا دیا گیا اور یہ سب حکومت میں شامل ہیں, وفاقی حکومت کے اندر موجود ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, مسلم لیگ نون بھی ہے, ایم کے ایم بھی شامل ہے. اب آپ مگرمچھ کے آنسو بہائیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے, آپ شامل ہیں ان ساری چیزوں کے اندر کہ لائسنس جو ہے رینیو کر دیا گیا, اس کا 20 سال کے لیے ایکسٹینشن دے دی گئی اس کو. ہم یہ کہتے ہیں کہ کے الیکٹرک کا فورینزک آڈٹ ہونا چاہیے. بے شک کے الیکٹرک کو جب نجی تحویل میں دیا گیا تو اس کے پیش نظر یہ تھا کہ لوگوں کے بلوں کے اندر کمی ہوگی, لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا اور بجلی کی صحیح ترسیل ہوگی لوگوں تک. جی صحیح ترسیل ہوگی. اب آپ نہ جنریشن کے اندر کے الیکٹرک نے کچھ کیا, نہ ڈسٹریبیوشن کے اندر کیا, نہ ہی ٹرانسمیشن کے اندر انہوں نے کیا, بلکہ جو پہلے صارفین جو پہلے 18 لاکھ تھے نجی تحویل میں دینے سے پہلے, اس وقت 34 لاکھ کی تعداد میں صارفین موجود ہیں. ایک طرف صارفین کی تعداد بڑھ کر 90% بڑھ گئی اور دوسری طرف کے الیکٹرک کی انویسٹمنٹ کی صورتحال یہ ہے کہ کے الیکٹرک کی انویسٹمنٹ جو پہلے 9,305 ملینز کے اندر موجود تھی, جو ان کی پیداواری یونٹس تھے, وہ کم ہو کر 7,500 تک پہنچ گئے ہیں. 19% آپ نے کمی کر دی. اور جو ان کو دیا جاتا ہے, رعایت دی جاتی ہے, سبسڈی دی جاتی ہے, سرکاری تحویل میں صورتحال یہ تھی کہ سرکاری تحویل میں صرف جو ہے وہ 5 ارب دیے جاتے تھے. اس وقت 137 ارب روپے جو ہے وہ کے الیکٹرک کو سبسڈی کی مد میں دیے گئے ہیں. نہیں تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے حکومت کی نوازشیں ہیں. نہیں تو چلے حکومت کی نوازشیں ہیں تو حکومت پھر بلبلا کی ہو رہی ہے. پھر اس کا حل کیا ہے؟ پھر اس کا حل یہ ہے کہ اس معاملے کو بھی دیگر معاملات کی طرح کورٹ میں لے جاتے ہیں, کیونکہ آخری حل تو ہمارے پاس یہی ہوتا ہے نا. پھر یا آپ پٹیشنر بن جائیں
یا پھر مطلب ہے کچھ تو کرنا ہوگا نا, بیکاز دس از اے ویری سیریس میٹر. ویسے تو یہ انویسٹیگیشن بنتی ہے FIA کی, لیکن اور آڈٹ ہم نے کورٹ میں ہم اس معاملے کو لے کر گئے 2016 میں. ہمارا سیٹ بیک یہ ہے کہ 7 سال 8 سال یہ کیس کورٹ میں موجود رہا, اس کی 1 یا 2 ہیئرنگ کے علاوہ اس کی ہیئرنگ ہی نہیں ہوئی, اور آخر میں یہ کیس ڈسپوز کر دیا گیا, یہ کہہ کر ڈسپوز کر دیا گیا کہ اب حالات بدل گئے ہیں, اس کو ڈسپوز کر دیا گیا. اب حالات بدتر ہو چکے ہیں سر, حالات بالکل نہیں بدلے, حالات بدتر ہو چکے ہیں. انشاءاللہ اس کو کورٹ میں جو ہے چیلنج کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. جماعت اسلامی نے اپنا یہ موقف دیا ناظرین, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرک کے ان تمام ترات کو وہ جلد دوبارہ کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں, اور حکومت کو سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ آخر ہو کیا رہا ہے. ناظرین آج کی ایک اور ٹاپ سٹوری کی طرف آتے ہیں, اور اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے, چیئرمین آپ سنی اتحاد کونسل کے. آپ کو ویلکم کریں گے اور بہت بہت شکریہ. آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کے جتنے بھی اتحادی مطلب ان کے اتحادی بھی ہیں, ظاہر ان کے سارے انڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ صاحبزادہ صاحب کی پارٹی میں شامل ہیں. بہت بہت شکریہ, السلام علیکم اینڈ ویلکم. جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو ویری مچ جی فار ہیونگ می. معاملات تو سارے یہ ہیں کہ پچھلا ہفتہ جو ہے وہ بھرپور سیاسی طور پر گرما گرمی چلتی رہی, اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں آپ لوگ ہمیں یہ بتاتے رہے کہ اتنی قدخنے ہیں, ایسا ہے ویسا ہے, وہاں سے ایک انٹرنیشنل جرنلسٹ کو ایک انٹرویو بھی مل جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ٹویٹ ہے ڈیلیٹ تو ہوئی نہیں, خان صاحب کے ظاہر پنڈ ہے, اور اب تو یہ تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ پر بھی پنڈ ہے. تو مجھے صرف سر یہ بتا دیں کہ آپ اسے اون کرتے ہیں یا ڈس اون کرتے ہیں, بس اتنا سا سوال ہے میرا, کیونکہ ایکشن سے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ اسے کمپلیٹلی اون کرتے ہیں. اور اس کے بعد سبسیڈری کویسچن یہ ہے, تاکہ آپ آرام سے پھر بات کر سکیں, اپنا موقف دے سکیں, کہ اگر آپ اسے اون کرتے ہیں تو اس کا مقصد کیا, آپ چاہتے کیا ہیں آخر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ جی. دیکھیں میں پرسوں خان صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہوئی اڈیالہ جیل کے اندر, اور ہم 6 لوگ وہاں پر گئے, اور وہاں پر میرے سامنے چونکہ یہ معاملہ ڈسکس ہوا, اس کے اندر خان صاحب نے کیٹیگرائز کر کے یہ بات کہی کہ میں نے حمود الرحمان کمیشن کی جو رپورٹ والا معاملہ ہے وہ بالکل اس کے اوپر ہمارا ٹویٹ صحیح ہے, لیکن یہ جو بات اس کے اندر یا اس کو ایک ٹویسٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم کو ادارے کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا پاکستان کی فوج کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. دیٹ واز اباؤٹ بیسیکلی دا کریکٹر آف جنرل یحییٰ, کہ اس ٹائم کے اوپر جنرل یحییٰ کا کردار کیا تھا. میرا خیال ہے کہ ہم اس ٹویٹ کو اون بھی کرتے ہیں. اور دوسرا دیکھیں, آپ کے علم میں نے ہمیشہ معقول بات کی, اور میرا تو ہم تمام لوگوں کا تقریباً شمار انہی لوگوں میں ہوتا رہا جنہوں نے ہمیشہ افواج پاکستان کا ساتھ دیا, ریاست پاکستان کا ساتھ دیا, ان ریٹرن ہمارے گھروں میں لاشیں بھی ہیں, سب کچھ آیا. سر یہ عجیب ساتھ ہے آپ کا. نہیں آپ سوال پہلے میرا سنیں گے پھر آپ جواب دیں گے, میں آپ سے آپ کا سوال بھی لوں گی. یہ پورا سیگمنٹ آپ کے لیے ویری گڈ, اٹس ویری ویری کلیئر کہ آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور وہ یہ اس کو اون کرتے ہیں. تو کیا آپ کی پارٹی کے جو دیگر لوگ ہیں وہ مطلب وہ کیا سب کا اپنا اپنا ہی بیان ہوگا؟ کوئی کہہ رہا ہے ہم معافی مانگتے ہیں, کوئی کہتا ہے ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, کوئی کہتا ہے ہم نے کون سی انوکھی بات کر دی, کوئی کہتے ہیں خان صاحب نے تو ٹویٹ ہی نہیں کی, وہ تو کہہ رہے ہیں میرے علم میں ہی نہیں ہے, میرا ٹویٹر ہینڈل باہر سے ہو رہا ہے. لیکن ویری کیٹیگورکلی جو میں نے سنا آپ کہہ رہے ہیں 5 دن پہلے ملاقات میں عمران خان صاحب نے کہا کہ ہاں جی ہم اسے اون کرتے ہیں, رائٹ؟ جی 5 دن پہلے نہیں, 1 دن پہلے ملاقات میں, اور اس میں جو کانٹینٹ تھا, دیکھیں خان صاحب ٹویٹ نہیں کرتے, ان کے پاس کوئی ایسی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے, لیکن جو کانٹینٹ تھا اس میں انہوں نے واضح کر دیا کہ ان کی مراد صرف اور صرف جنرل یحییٰ کا کردار تھا, nothing more than that, nothing to do with ادارہ, with افواج پاکستان یا افواج پاکستان کو ملائن کرنے کے حوالہ سے ان کی نہ کوئی انٹینشن ہے نہ ان کا کوئی بیان ہے. He has clarified that. Have you seen the video, sir? Have you seen the video? آپ نے ویڈیو دیکھی ہے؟ Yes, I've seen the video. You see. So how can you say کہ اس میں صرف جنرل یحییٰ کی بات ہو رہی ہے? How can you say that? اس کے اندر ایسی خرافات بیان کی گئی ہیں جو کہ ٹھیک ہے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہوگی, اس کو آپ پبلک کریں, سامنے لائیں نہ لائیں, حکومت وقت کیسے چاہتی ہے, کیا کرتی ہے, کیا کرنا چاہتی ہے, that's a separate debate. لیکن یہ کہنا کہ افواج پاکستان کو ملائن نہیں کیا گیا, it's incorrect, بالکل کیا گیا.
जनरल याहिया आपको इतने जोरों शोर से इस वक्त क्यों याद आ रहे हैं? क्योंकि उस वक्त भी ये कहा, नारा लगाया जा रहा था उसी ट्वीट उस वीडियो में कि फर्द वाहिद था एक, और एक पार्टी के लीडर को मैंडेट मिला था और फिर यूं 2 लाख हो गया पाकिस्तान। अब भी एक पार्टी के लीडर को मैंडेट मिला है, अब भी एक फर्द वाहिद है, और जाहिर सी बात है आप किसी और की बात तो कर नहीं रहे। आप जनरल याहिया को कंपेयर कर रहे हैं जनरल आसिम मुनीर से। साफ बात करें ना सर, छुप पर्दे में छुपते भी हैं, रहते भी हैं और सामने आते भी नहीं है, तो वही वाला हाल हो गया। खुल के कहे कि हम उनकी बात कर रहे थे, बट व्हाई वुड यू बी टॉकिंग अबाउट? फिर आपने कहा खवातीन का रेप हुआ, फिर ऐसे एक बनाया गया, एक विंग बनाया गया जिन्होंने बंगालियों के साथ ऐसा किया वैसा किया। आपको लगता है कि पाकिस्तान को इस चीज की जरूरत है इस वक्त? यू कैन नॉट से सर कि आप लोगों ने पाकिस्तान के इदारे को मलाइन नहीं किया। आई एम सॉरी, मैं सबसे बड़ी हिमायती हूं इन हालात में भी तहरीके इंसाफ की, आपकी और खान साहब की, लेकिन इवन आई कांट डिफेंड दिस। अच्छा जैस्मीन बीबी, अब जितना लंबा आपने सवाल किया, मुझे उम्मीद है कि मुझे आप उतना जवाब देने का मौका भी देंगी, क्योंकि आप तो मुझे 30 सेकंड्स के बाद अगले सवाल की तरफ ले जाती हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या अगर हमने, चलें जी फॉर अ मिनट मैं अज्यूम कर लेते हैं जी कि हमने बड़ा कुछ जुल्म कर दिया है और हमूदुर रहमान कमीशन के हवाले से हमने ये बात कह के तो को क़यामत डाली है। जिस वक्त मियाँ नवाज शरीफ ने ये बात कही थी कि हमूदुर रहमान कमीशन से सबक हासिल करना चाहिए, और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि पाकिस्तान के तोड़ने वाले जर्नैलों को पाकिस्तान के परचम में लपेट कर तो उनके कफन डाले जाते हैं। उस वक्त किसी को ये चीज़ याद नहीं आई कि मियाँ नवाज शरीफ ये किस लिए बात कर रहा था, जब ख्वाजा आसिफ से लेके मरियम नवाज तक ने हमूदुर रहमान कमीशन, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान की जंगों के बारे में उनको मलाइन किया और क्लियर वर्ड्स के अंदर मलाइन किया, उसके ऊपर किसी को कोई चीज़ याद नहीं आ रही थी। एक हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का मतलब यह, देखें आप हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पब्लिक कर दें, आपको पता लग जाएगा उसके अंदर क्या चीज़ लिखी है। हमने तो डिमांड की है कि आप हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक करें, और दूसरी बात कैटेगराइज करके ये कही है कि हमने फौज को मिला। नहीं, आप जैस्मीन बीबी मेरी एक मिनट बात सुनिए। ठीक है सर, आप कंप्लीट कर लें, फिर मैं सेकंड सवाल करूंगी। मुझे मैं ये इस्तेहकाक पाकिस्तान में अपने घर के किसी मेंबर को भी नहीं देता कि वो मुझे ये कह सके कि मैंने पाकिस्तान की फौज को मलाइन किया, इसलिए कि पाकिस्तान की फौज के साथ खड़े होने पर मेरा वालिद असैसिनेट हुआ है, मेरी पार्टी का सेक्रेटरी जनरल असैसिनेट हुआ है, मेरी पार्टी के 180 लोग असैसिनेट हुए हैं। इसी कराची की जेल के अंदर मेरे सेक्रेटरी जनरल को टॉर्चर करके मारा गया। जैस्मीन बीबी, फौज के बारे में वाहिद फतवा वो मेरी जमात ने दिया था और हम लोगों ने दिया था कि जो फौज पाकिस्तान के जवान को मारेगा वो जालिम है और फौज का जवान शहीद है। फिर आप अपने सब फौज का नाम लेने वाले चुप करके आज घरों में बैठे हुए थे। सर फिर आप अपने आप को तहरीके इंसाफ से डिसएसोसिएट कर लें, क्योंकि फिर आपका मामला नहीं चलने वाला। मुझे सिर्फ समझ नहीं, मैं क्यों करूं डिसएसोसिएट? तो बस ठीक है। जिस वक्त मेरे सामने इमरान खान ये बात कह रहा है कि मैं इदारे को मलाइन करने की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ टॉकिंग अबाउट जनरल याहिया। अच्छा, जनरल याहिया को इतना मुकद्दस किरदार है? नहीं है, चलो नहीं है। क्यों इतना मुकद्दस किरदार है जनरल याहिया? चलो नहीं है, मैं तो नहीं कह रही कि वो मुकद्दस किरदार है। डिस्कस कर सकते हैं, हम नवाज शरीफ डिस्कस कर सकते हैं, हम इमरान खान डिस्कस कर, हम उसको जनरल याहिया को क्यों नहीं डिस्कस कर? सर मेरा एक छोटा सा सिर्फ सवाल सुन ले, कर सकते हैं, जनरल जिया को क्यों डिस्कस नहीं कर सकते? सबको डिस्कस कर सकते हैं, ऐसी भी कोई क़यामत नहीं आई भी कि हम नहीं डिस्कस कर सकते। लेकिन आप मुझे खाली इतना सा सवाल का जवाब दे दें कि अगर इतनी तकलीफ थी इस हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की और जनरल याहिया के हवाले से अफवाज पाकिस्तान का एहतसाब करना चाहते थे आप, या उस जमाने में करना होगा, तो आपके टेन्योर में क्यों नहीं पब्लिक हुई? किसी ने हाथ बांधे थे आपके? क्यों नहीं? इमरान खान वजीर आजम थे, आते साथ। सर एक सेकंड, उन्हें दो एहतसाब नहीं करना चाह रहा। नहीं सर का उसमें कहा लिखा, उस वीडियो को अच्छी तरह देख लें तो उसमें यही होगा ना कि फिर वर्द वाहिद ने यूं किया, छोड़ दें। मेरा तो सिर्फ बुनियादी सवाल ही ये, 2 रिपोर्ट्स आप शाया कर देते वजीर आजम बनते ही, एक OBL कमीशन, एक बल्कि तीसरा हामिद मील कत्ल केस, और तीसरा बल्कि पहला हमूदुर रहमान। किसने रोका था आपको? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि उस वक्त हालात ये नहीं थे, लेकिन मेरा ख्याल है ना करके गलती किया। मैं ओपनली बरमला आपकी इस बात के ऊपर अपनी गलती को एडमिट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये उस वक्त करना चाहिए। नहीं, क्या हालात नहीं थे उस वक्त? जरा बताएं ना। उस वक्त फौज आपके साथ थी इसलिए
अच्छा मैं आपको बताता हूँ क्या हालात थे। हालात ये थे कि आज इस्लामाबाद के 3 हलकों के अंदर जब फॉर्म 45 और 47 को मैच किया गया तो जो रूलिंग पार्टी है उसके तीनों एमएनएस के पास फॉर्म 45 नहीं है। ठीक है। हालात ये थे कि पंजाब में हम क्लीन स्वीप कर चुके थे, पंजाब के अंदर हमारा क्लीन स्वीप खत्म करके लाहौर जैसे शहर के अंदर, मैं आपको जुल्म बताता हूं कि लाहौर जैसे शहर में पंजाब की वजीर आला 21,000 वोट लेके एमपीए मुंतखब होती हैं। मेरे नीचे मुंतखब होने वाले 3 एमपीएस की लीड 40,000 है। तो सर ये जनरल याहिया के दौर में तो नहीं हुआ ना, वो लेती हैं 21,000 वोट। इसलिए हालात ऐसे हुए कि जब आपने हमारा मैंडेट चोरी किया तो हम ये जरूरत महसूस हो गई बस ठीक है बात करने की। तो फिर जनरल याहिया का बहाना क्यों बना रहे हैं? सीधा सीधा खुल के बोले कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से मसला है। क्या डर है आपको? जब इस हद तक ही आप लोग पहुंच गए हैं, जो कि खरफात, जो मीम्स, जो चीजें बनाई जा रही हैं। देखिए मैंने कभी नहीं कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ इंसाफ हो रहा है, मैंने नहीं कहा, मैं कभी नहीं कहती। मैं कहती हूँ स्पेस दें, बात करें, बात करने में बेहतरी है। लेकिन सर आप लोग भी ऐसी हदें क्रॉस करें, या तो फिर आप उस पर डट जाए ना, आप बोले हाँ जी हमारा ये मसला है, और आपका मैंडेट याहिया ने थोड़ी चोरी की है। अच्छा मेरी बात सुन ले जी, मैं सबसे पहले वाहिद बंदा हूं जो इंतखाबात से पहले से ये बात कहता चला आ रहा है कि इदारे के सरबराह समेत 1-2 लोगों से हमारा पॉलिसी इख्तलाफ है। मेरे में इतनी इखलाकी जुर्रत है, ये मैंने पहले का, मैं और आज तक मुसलसल कहता चला आ रहा हूँ। दूसरी बात, अगर किसी की मीम्स बनाई जा रही हैं, अगर किसी की फैमिली को हिट किया जा रहा है, अगर हम अपनी खवातीन की जेलों में बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हम किसी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी अदारे के सरबराह के खिलाफ या किसी आदमी के सरबराह उसकी फैमिली को मीम्स बना के या ऐसा रवैया इख्तियार करे जो इंसल्टिंग हो। मैं इसको स्ट्रेट अवे डिसओन करता हूं, मैं इसे नहीं मानता। हमारा तहफ़्फ़ुज़ात अगर इदारे के सरबराह से हैं। देखें एक प्रिंसिपल आपका इख्तिलाफ राय का मतलब ये नहीं होता कि आप इदारा, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की बका पाकिस्तान की फौज के सर के ऊपर है, इदारे के सर के ऊपर है। अच्छा अब उसका ये कतन मकसद नहीं है कि अगर हम किसी बात पर पॉलिसी इख्तिलाफ करना चाहते हैं तो इदारे के सरबराह से हमारा पॉलिसी इख्तिलाफ नहीं हो सकता। पॉलिसी इख्तिलाफ तो हो सकता है, हाँ, मैं बिलो द बेल्ट जाने के हक में नहीं हूं। बिल्कुल मैं ब्लैक एंड व्हाइट। बिलो द बेल्ट कौन जा रहा है? आप चलें ये बता दें, बिलो द बेल्ट। अच्छा चले छोड़ दे सादा साहब, रजा साहब, बिकॉज़ मैं नहीं गया, मुझे पता है मैं नहीं गया। और अगर कोई आदमी जाता है तो मैं उसे डिसऑन करता हूं, मैं उसे नहीं मानता कि अगर कोई बिलो द बेल्ट जाता है। अगर कोई किसी मां बहन बेटी के बारे में, अगर कोई पाकिस्तान के बारे में बात करता है, मैं उसे डिसऑन करता हूं, मैं उसे नहीं मानता। तो फिर आपको इस ट्वीट को डिसऑन करना चाहिए था। एनीवे, कमिंग बैक टू बट एटलीस्ट यू हैव द करेज एंड द ऑनेस्टी टू एटलीस्ट एक्सेप्ट इट कि यस ये हम इसके साथ खड़े हैं। मैं लास्ट आपसे सर क्वेश्चन करना चाहती हूं, इफ यू कुड वाइंड अप फॉर दिस सेगमेंट। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं, एक तरफ आपके रहनुमा कहते हैं हम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और डीजीआईएसआई से बात करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप प्रेशर कुकर के अंदर इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि किसी भी वक्त वो प्रेशर जो है फट सकता है। अब मुझे नहीं समझ में आ रही कि ये बातचीत करने का कौन सा तरीका है? ये तो धमकी है ना। अगर आप इदारों को धमकियां लगाएंगे तो मैं नहीं समझती कि आपका बातचीत का कोई भी अमल कामयाब हो सकता है। आई एम सॉरी टू से, क्योंकि नफरत इस लेवल तक पहुंच चुकी है, आपकी तरफ से है और दूसरी तरफ से भी गम और गुस्सा है। आपने कोर कमांडर्स का वो सुन लिया होगा, तो अब मुझे नहीं पता कि हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू पैसिफाई दिस। अच्छा मैं तो जी अपनी ज़ात की हद तक आपको क्लैरिफाई कर दूं, पॉलिटिकल आदमी हूं मैं, तो फ़ौज पाकिस्तान के सरबराह से और डीजीआईएसआई से कोई मुज़ाकरात नहीं चाहता। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन इट। मैं ये चाहता हूं कि अगर मुज़ाकरात होने हैं तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के जरिए हों, और मुज़ाकरात के एजेंडे के ऊपर जब हम एजेंडा आइटम्स वहाँ पर तय करेंगे, उसमें 9 मई का जो इंसिडेंट है वो उसके ऊपर आएगा। 9 मई के इंसिडेंट के ऊपर हुकूमत को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। हुकूमत के पास इस्तेहकाक है, एस्टेब्लिशमेंट उसके नीचे है, उसके मातहत है। हुकूमत उन्हें बुला के बिठाए, वो अपनी रिजर्वेशन हमें दें। मैं अपनी रिजर्वेशन या हम अपनी रिजर्वेशन उनके सामने रखते हैं, हम अपने मुतालबात उनके सामने रखते हैं। मैं बीइंग अ डेमोक्रेटिक पर्सन मैं डायरेक्ट मुज़ाकरात के हक में नहीं हूं। ठीक है, आप गवर्नमेंट के थ्रू मुज़ाकरात करना चाहते हैं। साहब हमें बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने का। नाज़रीन लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करें खुर्रम दस्तगीर साहब। देखते हैं कि हुकूमत वक्त क्या कहती है इन मामलात को। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं खुर्रम दस्तगीर साहब से। आप फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर तरीन मेंबर्स में से हैं। जो इस वक्त सियासत के हालात हैं, जिस नहज पर सियासत पहुंच चुकी है, जो इस वक्त
इदारों के अंदर एक तसादम है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये मामला किस तरफ जाएंगे। खुरम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का ऑन दिस इम्पोर्टेंट नोट। मैं तो बड़ी कंफ्यूज्ड हो चुकी हूँ। देखिए, ये जो लास्ट वीक रहा है ये बड़ा टर्ब्यूलेंट रहा है, इसलिए क्योंकि इसमें एक तरफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खान साहब ने जो ट्विटर हैंडल से जो किया वो एक प्रेशर और बदनामी, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि कोर कमांडर्स जो हैं उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी जो कॉन्फ्रेंस होती है उसके बाद एक जो रिलीज मिलती है हमें प्रेस, उसमें बहुत ज़्यादा तनकीद है इस चीज़ पर कि द सोशल मीडिया लिटरली इज़ नाउ आउट ऑफ कंट्रोल एंड किसकी बिहेस्ट पर हो रहा है, किस तरह मुल्क को डिरेल किया जा रहा है। गवर्नमेंट आपकी वीक है, यू आर डिपेंडेंट ऑन पार्टनर्स, किस तरह आप इन इश्यूज को टेक अप करेंगे, स्पेशली 9 मई के हवाले से? जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया। पहली बात जो हम सबके लिए इत्मीनान का बायस होनी चाहिए कि पाकिस्तान की गलियों में, हमारे कस्बों में, गांव में, गोठों में कोई क्राइसिस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो अब जब से अशियाए खुर्द-ओ-नोश की कीमत कम होना शुरू हुई है, पेट्रोल की कीमत कम हुई है, 2 दफ़ा हो चुकी है, स्टॉक मार्केट जो है वो स्ट्रेंथन हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे बेहतर हो रहे हैं, आपने देखा एलपीजी की कीमत भी घट रही है। तो पाकिस्तान के शहरों गांवों की गलियों में कोई बहरान जो है, जो अगर हमें कुछ नजर आता है वो इस्लामाबाद में है, और वो एक इदारा जाती बहरान है, और ये एक जहरीली मिरास है उस तजर्बा इमरानी की, जिसकी वजह से हमें ये वाज़े है कि पाकिस्तान की रियासत के तमाम इदारे जो हैं वो डिवाइडेड हैं, और उस डिविजन्स का हम ये तनाव देखते हैं। और उसके अंदर एक 9 मई का जो बहरान है वो भी शामिल है, जो कि मेरी नज़र में एक रियासत के ऊपर बहुत ही कभी हमला था, और उसके जो परपेट्रेटर्स हैं, जो उसको करने वाले हैं, उसके जिम्मेदार सहूलतकार, अभी तक हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि उन जिम्मेदारों को, सहूलतकारों को, मंसूबा साजों को सजा नहीं दी जा सकी। और साथ ही चैलेंज ये है कि जो लोग उसमें शामिल नहीं थे उनको रिहा भी करना चाहिए। तो रिहा करना भी उतना ही जरूरी है जितना कसूरवार को सजा देना, क्योंकि ये एक ऐसा प्रेसिडेंट है जो कि खड़ा नहीं रहा जा सकता। इस पे हमें कौम के जो सरकारी इमलाक हैं, हसास इमलाक हैं, दिफाई तंसीबात हैं, उनके ऊपर आग लगाकर कोई भी जमात या ग्रोह जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमें उनको सजा देनी है। नहीं, लेकिन खुरम कैसे सजा, सॉरी कथा कलामी माफ, कैसे सजा देंगे? देखिए ना, 9 मई के मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी अनासर के हाथों यरगमाल रहेगा। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट को ये भी बहुत ज़्यादा एक इशू इस वक्त जो दरपेश आ रहा है अफवाज पाकिस्तान को, कि उनको फोर फ्रंट पर खुद से ये इसको टैकल करना पड़ रहा है। मतलब है हुकूमत काफ़ी हद तक खामोश है। आप लोग कहते तो हैं कि हम 9 मई के कैफरे करदारों को भी पकड़े, उसके मास्टरमाइंड को भी पकड़े, बट मतलब है 9 मई के बाद एक और वाकया हो जाता है। अभी ये जो ट्विटर का मामला चल पड़ा है जिसपे कि एक ये वीडियो लगाई गई है, तो बड़ी मैं ये कहूँगी बड़ी कॉन्फ्रंटेशनल मोड में है एक पॉलिटिकल पार्टी। उसके बगैर इस्तेकाम कैसे आ सकता है? मईशत है, दीगर मामलात हैं, अगर हर दिन यही मामले चलते रहेंगे तो किस तरह इस्तेकाम आएगा? गली कूचों में तो आप कह रहे हैं इस्तेकाम है, लेकिन ऑब्वियसली वफाक में भी इस्तेकाम होना बहुत जरूरी है। देखिए, ये कंट्रोवर्शियल जमात नहीं है, ये एक फाशिस्ट माइंडसेट है जिसका हम सबको सामना है, जो कि अपने इक़्तिदार के हसूल के लिए कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो वो उन्होंने किया है। गवर्नमेंट के लिए मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि शहबाज शरीफ के लिए, जो कि कोलिशन गवर्नमेंट के सरबराह हैं, उनके लिए ये एक मुश्किल काम भी है, लेकिन जितना मुश्किल काम हो, when the going gets tough, the tough get going। तो उन्होंने इस मामले को, अगरचे उनका सारा फोकस इस वक्त मुईशत को संभाला देने में है और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने में है, लेकिन ये भी एक उतना ही पैरेलल अहम काम है जो उन्होंने करना है। मेरी ये तवक्को है कि एक दफा ये बजट के जो 4-5 हफ्ते हैं आने वाले, आज जून का आगाज हो गया है, तो उसके फौरन बाद जो है जुलाई में वो ये जो पेंडिंग इश्यूज हैं 9 मई वाले, इनको करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी भी कोशिश की जाती है एक सेक्शन ऑफ मीडिया की तरफ से भी और ऑफ कोर्स पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पर भी कि ये कोई सियासी एहतजाज था, तो अब इसको जनाब सबर शुक्र करके बर्दाश्त कर लिया जाए।
اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جس کا آپ نے ذکر کیا یہ جو 1971 والا ٹویٹ تھا اور ایک ویڈیو تھی جو غالباً ابھی تک بھی جب ہم بات کر رہے ہیں ڈیلیٹ نہیں کیا گیا، اگر یہ بیرون ملک سے چل رہا ہے تو پھر تو یہ ایک اگر اسی استعارے کو ہم استعمال کریں تو پاکستان کو ایک مکتی بانی کا سامنا ہے جو باہر کے جو ایجنڈے ہیں ان کے اوپر ایک جماعت یا ایک گروہ جو ہے وہ عمل درآمد کر رہا ہے اور پاکستان کی ریاست کو خطرہ پیدا ہو گیا۔ تو ڈائیلاگ کا تو پھر کوئی چانس نہیں بنتا نا، کیونکہ مطلب ہے اگر ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ جی حکومت کہتی ہے ڈائیلاگ کر لیں، یا دوسری طرف سے کہا جاتا ہے ڈائیلاگ کر لیں، یا ہم ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جو فارم 47 کے لوگوں سے یہ تو پپٹس ہیں، ان سے کیا بات کرنی، ہم تو افواج پاکستان۔ سو اوکے، ان اے نٹ شیل خرم صاحب، یو بین ان پالیٹکس فار سو لانگ، مطلب ہے یہ جو سارا کا سارا دباؤ ہے ہر طریقے سے، یہ آپ کو لگتا ہے حکومت پہ ڈالا جا رہا ہے؟ نہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ دے آر ٹارگیٹنگ دا گورنمنٹ۔ دا اونلی ایشو از کہ اب ان کے درمیان میں بھی بہت مس انڈرسٹینڈنگز ہو گئی ہیں اور وہ ان بیانات سے بھاگتے پھر رہے ہیں، لیکن یہ آئی تھنک یہ ڈائریکٹلی جو ہے افواج پاکستان کے ساتھ کانفرنٹیشن ہے، اور اس حد تک ہے، اینڈ آئی ریئلی ڈونٹ نو آپ نے یہ سنا ہوگا یہ نہیں، کہ دوسری طرف بھی پارا اتنا ہائی ہو چکا ہے اور اتنی زیادہ میرے خیال سے اب سرموری کا معاملات شروع ہو چکے ہیں کہ شاید مزید سوشل میڈیا کی بندشیں شروع ہو جائیں۔ جی، اس میں دو تین باتیں ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک تو پاکستان کی جمہوریت کو تقویت دینی ہے، جس طرح 2006 میں نواز شریف اور شہید بینظیر بھٹو نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا، اگر ایسی کوئی ڈاکیومنٹ ہے جس پہ ان کے اگر بانی چیئرمین کی جماعت کے پاس تجاویز ہیں اس پر ہم بات کر سکتے ہیں۔ اگر پاکستان کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے ان کے پاس تجاویز ہیں یا الیکشنز کو بہتر بنانے کے لیے ان کے پاس لیجسلیٹو کوئی پروپوزلز ہیں تو ہم اس پر بات کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ کس سے؟ بانی پی ٹی آئی سے بھی؟ جی، بانی پی ٹی آئی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں اگر پاکستان کے عوام کے، لیکن ایک شخص کی رہائی کی سودے بازی ہم نہیں کریں جو کہ وہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو پاکستان کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے اب چونکہ وہ پارلیمان کا حصہ ہیں، پاکستان کے عوام کے حصے نے ان کو ووٹ دیا ہے، تو اصل میں تو پاکستان کے ان عوام کا احترام ہے جنہوں نے ووٹ دیا ہے، اس کے لیے اگر ان کے پاس کوئی کنسٹرکٹیو ماڈل ہے یا ڈسکشن ہے تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن وہ جو ان کا خیال ہے کہ جی وہ ہمیں ہر دفعہ، دیکھیے ایک ان کا ایک کنٹینوس اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے کہ وہ ہر چیز کے ساتھ دھمکی دیتے ہیں، تشدد، یہ نہ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے، یہ نہ ہوا تو یہ کر دیں گے، اگر ہماری بات، اور جو ٹویٹ کی آپ نے بات کی، اگر یہ نہ مانا گیا تو ہم ملک توڑ دیں گے۔ اصل تو تھریٹ اس ٹویٹ کے پیچھے یہ والی ہے نا جی کہ ہم ملک توڑ دیں گے۔ تو یہ جو سینس ہے کہ اگر، اور یہ تاریخ میں بھی ثابت ہوا ہے کہ فاشسٹ جماعتوں کو جب بھی اپیز کیا گیا، ان کے ساتھ بزدلانہ مصالحت کی گئی تو وہ مصالحت کرنے والوں کے لیے اور اس ملک کے لیے سخت ترین نقصان کا باعث بنا۔ تو پارلیمان کے اندر جو بھی گفتگو ہے اس کے لیے ہم ریڈی ہیں، لیکن اگر اس کے باہر وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہمیں جس چیلنج کا سامنا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ایک جمہوری تنقید نہیں ہو رہی، حکومت کی پالیسیوں پہ تنقید نہیں ہو رہی، حکومت کی جو پرفارمنس ہے اس پر کرٹیسزم نہیں ہو رہا، یہاں ریاستی اداروں کے سربراہوں پر ایک ذاتی گند اچھالا جا رہا ہے جو کہ ہم بار بار دیکھتے ہیں اس جماعت کی طرف سے، لیکن اب وہ ایک حد کراس کر گیا ہے اور اس کے اندر جو اب خطرناک عنصر آ گیا ہے جو کہ اب کھل کر ان کو اعتراف کرنا پڑ گیا ہے کہ یہ ملک کے اندر سے نہیں، یہ ملک کے باہر سے ہو رہا ہے یہ جو ذاتی حملہ ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں بہرحال جہاں تو جمہوری تنقید کا سپیس ہے، بھئی حکومت کی پرفارمنس کو آپ کہیں کہ اچھا جی مہنگائی اور کم ہونی چاہیے یا پیٹرول کی قیمت اور کم ہونی چاہیے یا اس طرح کریں، لیکن یہاں جو ذاتی گند ہے، یہ جو جس کو انگریزی میں لائبل اور سلینڈر کہتے ہیں، تو یہ جو لائبل والا ایشو ہے اس کو بہرحال اس کے لیے قانون سازی ہمیں پہلے بھی موجود ہیں، قانون اگر مزید کرنی ہے تو اس پر بھی غور ہونا چاہیے یا تمام قوانین کو ملا کر کوئی اومنیبس لیجسلیشن ہے، لیکن مقصد تو یہی ہے کہ جمہوریت میں سچ اور جھوٹ کا فرق ہونا چاہیے، جمہوریت میں ذاتی تنقید اور پالیسی کی تنقید کا فرق ہونا چاہیے اور حکومت نے بہرحال اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ بالکل، اور بے حیائی اور ڈھٹائی کی تو خیر کوئی وہ نہیں ہو سکتی نا، کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی، مطلب ہزاروں کی تعداد میں اس ملک کے چیف آف دی آرمی سٹاف کے سربراہ یا باقی افواج پاکستان کے سینئر آفیسرز ہوں،
फेडरल मिनिस्टर्स हों, प्राइम मिनिस्टर्स हों, जो भी हों, उनके खिलाफ एक मीम्स की शक्ल में, और मतलब बहुत ही ज़्यादा, आई एम सॉरी टू से कि इट्स डिफेंसलेस नाउ, मतलब हमारे जैसे लोग भी जो आज़ादी की जी इजाज़त से ज़रूर। देखिए, ये इसमें सिर्फ हुकूमती लोग शामिल नहीं हैं। चंद साल पहले, 3 या 4 साल पहले की बात है, जब बानी चेयरमैन वज़ीर आज़म थे, तो पाकिस्तान की बहुत मौक़र ख़वातीन सहाफ़ी इकट्ठी होकर इंसानी हकूक़ की जो स्टैंडिंग कमेटी है कौमी असेंबली की, उसके सामने पेश हुई थी, और उन्होंने सबके सामने उन्होंने बहादुरी का काम किया कि उनके खिलाफ जो बहुत ही गलीज किस्म की मीम्स और वीडियोस बनाई जा रही थी, फोश किस्म की, उन्होंने वो दिखाई और कहा कि जी हमें इस किस्म के रोजाना हमले का सामना है। ये सिर्फ हुकूमती लोग नहीं है, जो भी लोग इख्तलाफ करते हैं इस फासिस्ट जमात से, उनका ये हाल इसी सूरत में होता है कि उनके खिलाफ एक बड़ी गलीज कैंपेन की जाती है। खुर्रम दस्तगीर साहब, बिकॉज वी हैव 2 more minutes लेफ्ट इन दिस सेगमेंट, तो मैं ये चाहूँगी कि आप इस पर अब ज़रा कमेंट कर दें। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो तकरीर में तनकीद की, अब जाहिर सी बात है ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि, और फिर जजेस की तरफ से भी आया कि जी हम काली भेड़े नहीं हैं। आई अंडरस्टैंड कि आपका कहने का मकसद शायद ये था कि यू वर टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस जुडिशरी, बट आई मीन लाइक मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर आप हर इदारे देखें ना, एक जमात फौज पाकिस्तान पे हमला कर रही है, अब दूसरी जमात जो कि पावर में है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है, वो उसको अदलिया से 1000 मसले हो गए हैं, उसको जुडिशरी से 1000 मसले हो गए हैं। जब तक तो नवाज शरीफ साहब के केसेस खत्म हो रहे थे तो एवरीथिंग वाज गुड, लेकिन अगर कहीं पीटीआई के बस बानी को मिल जाती है, रिलीफ मिल जाती है, तो फिर आप लोग इतनी शदीद है वो तौहीन अदालत से जरा सा ही बच गए। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर, देखिए, इससे सख्त तरीन जबान खुद इस वक्त जो बेंच पर सुप्रीम कोर्ट में जजेस मौजूद हैं, वो अपने इख्तलाफी नोट में लिख चुके हैं। एक जज ने इख्तलाफी नोट में कहा कि ये जो उस वक्त का जो सुप्रीम कोर्ट था, दीज आर पॉलिटिशियंस इन रोब्स, आई एम कोटिंग डायरेक्टली। और एक और जज साहब, बड़े मौकर जज हैं, उन्होंने कहा कि ये एक इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट है, एक साम्राज्य सुप्रीम कोर्ट है। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी ऐसी आवाजें उठ चुकी हैं, लेकिन मैं एग्री करता हूँ कि वज़ीर आज़म को आइंदा आने वाले दिनों में बजाय ये कि वो ऐसी गुफ्तगू करें, उन्होंने वैसे इसकी वजाहत भी दी है अटॉर्नी जनरल ने कि जो उन्होंने माजी की जुडिशरी के बारे में कहा था, लेकिन जजेस से भी मेरी दरख्वास्त है कि वो बजाय कमेंट करने के या रिमार्क्स देने के, वो अपने फैसलों के जरिए बोले। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी मेरी ये तवक्को है कि वो कोर्ट के अंदर जो भी उनके नुमाइंदे जाएं या वैसे भी जाएं, वो इस बात पर कोशिश करें कि हम सब आइन और कानून की अमलदारी की जो है वो कोशिश जारी रखें, बजाय ये कि बयानात से जो है हम माहौल को खामखा खराब करें। बेशक, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर साहब से हमने गुफ्तगू की। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर रह चुके हैं, कि सीनियर तरीन रहनुमा हैं, उनसे हमने पिछले हफ्ते होने वाली सियासत में जो भौंचाल आया उस हवाले से कमेंट्स लिए। आपसे फिर मेरी मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। I'll see you। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।